12वीं के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम आज़ाद हुए, मगर वो परिणाम हमें फिर उस चिंता के घेरे में लाके खड़ा कर देता है जहाँ से निकले अभी कुछ पल ही बीते थे। ऐसे में मन खुद से द्वंद्व करता है और यह पूछता है कि अब जीवन में आगे क्या। इसी विचार विमर्श में अगर आपने सोचा है मास कॉम यानी जनसंचार को हम अपनी जीविका बनाते हैं, तो चलिए इसी पर हम एक चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं शारदा टीवी। आज के इन कॉन्वो यानी वार्ता में हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर राशिद हाशमी सर। इन्होंने अपने करीबन 22 साल जनसंचार के जगत में दिए, बतौर एंकर, बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर और कई अन्य पदों पर। अब ये अपना आगे का जीवन आप ही जैसे छात्रों को पढ़ाने में समर्पित कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष। जहाँ से आपने बात शुरू की थी ना, आपने कहा था ना कि 12वीं की पढ़ाई के बाद में ऐसा लगा कि आज़ाद हो गए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस फील्ड में हैं, जन संचार के माध्यम में, मैस कम्युनिकेशन में, यहाँ पर कभी आज़ादी नहीं मिला करती है। आज़ादी पानी है तो शायद आप कहीं और किसी और स्ट्रीम में जाएं, लेकिन जहाँ पर आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना होता है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो साल के होते हैं ना, जब आप पूरी तरह डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उसे बोलते हैं मैस कम्युनिकेशन, उसे बोलते हैं जर्नलिज्म। बिकॉज जर्नलिज्म इज़ अ पैशन, यू नीड टू बी स्टबर्न। आपको ज़िद्दी होना पड़ता है, आपको अपनी नींद छोड़नी होती है, आपको अपना चैन छोड़ना होता है, आपको अपना सुकून छोड़ना होता है, तब जा कर के आप जनसंचार के माध्यम में अपने आप को स्थापित, अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। आपने एक बात बोली ना कि मेरा 22 साल का करियर, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एजुकेशन का, करियर का, कभी भी बैगेज लेकर के हम नहीं चलते हैं। जब भी आप बैगेज लेकर के चलेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि इस बैगेज के साथ तो यार कंधों पे बहुत बोझ है। बैगेज को जितना लाइट आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी करोड़ों लोगों के प्रति, अकाउंटेबिलिटी जिसे हिंदी में जवाबदेही कहते हैं। जब आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटीग्रेट करके चलते हैं, यू नीड टू इंटीग्रेट अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आप एक संचार के माध्यम में अपने आप को कुछ हद तक सक्सेसफुल कह सकते हैं। मैंने क्यों कहा कुछ हद तक सक्सेसफुल, क्योंकि 22 साल के बाद भी मैं आज अपने आप को ट्रेनी मानता हूं, वो ट्रेनी जो हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो सर, आज की इस चर्चा को हम सबसे सरल सवाल के साथ चालू करते हैं, जिसका मेरे हिसाब से छात्रों के लिए जवाब देना कुछ कठिन होगा। हमें पहले ये जानना है कि सर आपसे, या आप इतने टाइम तक इस फील्ड में रहे हैं, तो आपके लिए ये समझाना बहुत आसान होगा कि आज की डेट में मास कॉम की परिभाषा क्या है। मैस कम्युनिकेशन की जब परिभाषा की आप बात करते हैं, जन संचार की आप बात करते हैं, संचार का मतलब क्या? संचार का मतलब ये कि शाब्दिक संदेश, ठीक है, या फिर आपका कोई विजुअल संदेश, यानी वीडियो के ज़रिए कोई संदेश दे रहे हैं, शब्दों के ज़रिए कोई संदेश दे रहे हैं। जब मैं शब्दों की बात करता हूँ ना, तो आवाज़ की भी बात करता हूँ मैं। आवाज़ के ज़रिए रेडियो के जितने लिसनर्स होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, वहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश करते हैं। शब्दों के ज़रिए आप न्यूज़पेपर में अपने शब्दों के ज़रिए कभी संपादकीय पर, या फिर अपने लेख या अपने आर्टिकल या अपने न्यूज़ पीस के ज़रिए करोड़ों लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने विजुअल एलिमेंट के ज़रिए बहुत लोगों के सामने जा कर के आप बताते हैं कि विश्वसनीयता है, मैं आपके बीच का कोई शख्स हूँ। कल को आशीष इंडस्ट्री में जाएंगे, और यकीनन जाएंगे, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की जिसने सबसे ज़्यादा इस पूरे भारतवर्ष में प्लेसमेंट दिया। आज की तारीख में शारदा यूनिवर्सिटी मैंने क्यों ज्वाइन किया? मैं सर्व करना चाहता हूँ। जो मुझे समाज से मिला, जो मुझे देश से मिला, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न बैक, एंड आई एम हियर टू रिटर्न इट बैक। आई एम हियर टू सर्व द नेशन, आई एम हियर टू सर्व द नेक्स्ट जनरेशन। आशीष, अब सर, आपके सरल परिभाषा के बाद ये तो सबको समझ आ गया होगा कि जो है मास कॉम क्या है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, सॉरी मैंने बीच में आपको रोक दिया। जब आप कहते हैं ना कि मैस कम्युनिकेशन क्या है, तो शायद एक या दो वाक्यों में सिर्फ
वाक्य विन्यास बना करके एक सेट पैटर्न में अगर मैं डिफिनीशन तय कर दूं तो शायद मैं गलत होऊंगा। मैं अगर ये कह दूं कि हाँ इतने साल के अनुभव के बाद मैं जानता हूं कि मैस कम्युनिकेशन क्या, नहीं। मैस कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा संचार जो आपके दर्शक तक पहुंचे, द वन हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, और वहाँ से फिर आपको रिएक्शन आए। यू हैव टू इन्फॉर्म during communication, you have to persuade during communication, you need to be a messenger, you are a gatekeeper of truth, responsible for delivering accurate unbiased information to the public, and you need to know this is all about the mass communication। और हाँ, ये मैं फिर से कहूँगा कि ये सिर्फ एक सेंटेंस तक लिमिट करने वाली डेफिनेशन कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सर आपने अभी जैसे अनबायस्ड पब्लिकेशन की बात की, तो सर इस अनबायस्ड पब्लिकेशन का मतलब अनबायस्ड होने में फीडबैक का कितना रोल है? फीडबैक का बहुत रोल होता है। हो सकता है आशीष की, मेरा कोई न्यूज़ एलिमेंट है, मेरा कोई न्यूज़ प्रोडक्शन है, आशीष को शायद नहीं पसंद आएगा, और आशीष के साथ में आशीष की फैमिली बैठी होगी, शायद उसे बहुत अच्छा लगेगा। जब फीडबैक की बात होती है ना, आप 3 शब्द हमेशा याद रखें। पहला क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी। जहाँ पर ये 3 शब्द होंगे वहाँ पर आपको फीडबैक में पता चल जाएगा कि आप 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम योर टेंजेंट। वंस यू डेविएट फ्रॉम योर टेंजेंट, आप ये मान करके चलें वहाँ पर आपका फेल्योर है। आज आशीष मुझसे मैस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करने लगूँ तो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कहेंगे कि ये किस तरीके की बात हो रही है। भाई हम जनसंचार की बात करने के लिए बैठे हैं, हम जर्नलिज्म की बात करने के लिए बैठे हैं, पत्रकारिता के मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बात होनी चाहिए जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के डूज एंड डोंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करने लगूँ तो आपका जो फीडबैक होगा ना, वो फीडबैक या नेगेटिव हो जाएगा या ज़ीरो फीडबैक हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर फीडबैक ज़ीरो हो जाता है वहाँ पर अपने व्यूअर्स खो देते हैं। इसलिए नेगेटिव फीडबैक के लिए भी आप तैयार रहें। नेगेटिव फीडबैक से आप सीखेंगे और वहाँ से आप में क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी आपके अंदर आएगी। आप याद रखना, ये 3 शब्द आपके बहुत काम के हैं। यकीनन जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राशिद सर ने क्या कहा था, इन 3 शब्दों का मतलब क्या होता है। सर इस परिभाषा के बाद अगर किसी को समझ आ भी जाए, मतलब सबको समझ तो आएगा ही, उसके बाद भी सर एक सवाल प्रश्न चिन्ह कर बन के खड़ा होता है कि इसमें करियर का क्या स्कोप है। और सर आप बतौर वो एंकर भी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रह चुके हैं और कई सारे पदों पे आपने काम किया है, तो आपसे बढ़िया मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे अभी स्कोप क्या है। स्कोप के लिए आपको 360 डिग्री व्यू लेकर के चलना होगा। शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो 360 डिग्री हमें देख नहीं पा रहे होंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 360 डिग्री नहीं देख पा रहे होंगे? मैं और आशीष आपके कैमरे के सामने हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस कैमरे के पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं, इस दुनिया के पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं जिन्होंने शायद स्टूडियो लाइटिंग की होगी, जो शायद कैमरा एस्थेटिक सेंस के हिसाब से काम कर रहे होंगे, जो शायद कलर टेम्परेचर पर काम कर रहे होंगे, स्टूडियो प्रॉपर्टीज़ पर काम कर रहे होंगे। तो जब स्कोप की बात आती है ना, मैं थोड़ा सा, चूँकि आज का दिन बहुत ही ख़ास है, आप भी जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन, और ऐसे में जब हिंदी पत्रकारिता को कितने 198 साल हो गए, आई गेस आपको तो पता ही होगा, 198 साल हो गए उदंत मार्तंड से जो जर्नलिज्म शुरू हुआ, वो आज बहुत हद तक एमर्ज और इवॉल्व हो करके काफ़ी हद तक चेंज और डाइवर्सिफाई हो गया है। पहले न्यूज़पेपर था, मैगजीन्स आई, अलग अलग भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भी इवोल्यूशन हुआ, एमर्जेंस हुआ। उसके बाद फिर टीवी आया। टीवी में भी आप जानते हैं कि एक सरकारी हमारा दूरदर्शन हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त चैनल आज भी है दूरदर्शन के, अब कई वर्टिकल्स हो गए। उसके बाद फिर प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई। जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई, साथ में रेडियो भी चला। मैं स्कोप पर जा रहा हूँ, स्कोप समझिएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आप सबको काउंट करते रहिए, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, फिर उसके बाद साथ में रेडियो भी पैरेलल चलता रहा। याद रखिएगा, कोई माध्यम ख़त्म नहीं होता। वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि डिजिटल OTT आने के बाद टीवी ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, टीवी आपके मोबाइल फ़ोन पर भी है, और टीवी आपके 65 इंचेस
जो एलईडी स्क्रीन होती है ना, वो घर के अंदर भी है। खैर, रेडियो पैरेलल चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ ना, जब 24 घंटे का न्यूज़ चैनल आया तो वहाँ से भी क्लासिफिकेशन शुरू हो गया। आपको याद होगा, किसी ने फूडी चैनल लॉन्च कर दिया, किसी ने रियल एस्टेट चैनल लॉन्च कर दिया, स्पोर्ट्स के चैनल आए, एंटरटेनमेंट के चैनल्स आए, स्कोप आप चलते चले जाइएगा। फिर यहाँ से स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया। हो सकता है आशीष कल को बिजनेस स्पेशलाइजेशन करें, स्कोप, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बने, स्कोप हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक और क्लासिफिकेशन है जो न्यूज़ रूम की क्लासिफिकेशन होती है। अमूमन न्यूज़ रूम में 2 विभाग होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसके नीचे और भी सब डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन 2 विभाग होते हैं, एक होता आउटपुट, एक होता इनपुट। अब इनपुट के तहत रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, इनपुट के तहत कैमरामैन भी आ जाते हैं। जब आउटपुट की आप बात करते हैं तो आउटपुट में मेन जो न्यूज़ तैयार करने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्कोप, मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ। आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप इनपुट में जा सकते हैं, आउटपुट में जा सकते हैं। आप कैमरा पर्सन बन सकते हैं, जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में जो टेक्निकल चीज़ें, पीसीआर जिसे बोलते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें देख रहे होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। आप एमसीआर यानी मास्टर कंट्रोल रूम, एमसीआर का मतलब जहाँ से टीवी एड्स चलते हैं, आप उसमें नौकरी पा सकते हैं। जब रेडियो की बात होती है, रेडियो स्टेशन, इनफैक्ट सुनो शारदा, आप ज़रूर ट्यून इन किया करें, हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडियो स्टेशन है शारदा टीवी, हमारा अपना न्यूज़ चैनल है। तो इस तरह से स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे एमर्जेंस डिजिटल मीडियम का हुआ, डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगा, शारदा यूनिवर्सिटी इस 360 डिग्री, जो मैं बात कर रहा था, 360 डिग्री पर काम कर रहा है। शारदा यूनिवर्सिटी पर आप भरोसा करें, क्रेडिबिलिटी है तो शारदा यूनिवर्सिटी में। और आप देख पा रहे हैं कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको किस तरीके का मिल रहा है। पढ़ाई के दौरान ही एक एंकर हमारे सामने तैयार हैं, आशीष झा। यस आशीष। इसके बाद एक सवाल और उत्पन्न होता है कि सर, आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां एआई इंसानी इमेजिनेशन को भी टक्कर दे रहा है और दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखकर और बेहतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी नौकरियों पर भी खतरा आ गया है, तो क्या सर ये जनसंचार के माध्यमों पर भी कुछ असर दिखाएगा? मतलब मेरा ये कहना है कि क्या ये जनसंचार के लिए अभिशाप है या वरदान है? एक बात बताइए, जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल आया तो क्या दूरदर्शन बंद हो गया? जी नहीं। ठीक। जब डिजिटल मीडिया बढ़ा तो क्या टीवी बंद हो गया? जी नहीं। जब अखबार से हम मैगजीन पर आए तो क्या अखबार बंद हो गया? जी नहीं। अखबार भी ई पेपर में तब्दील हुआ। रूप बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। एक चीज़ मैं कहता हूँ डंके की चोट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी मेरी नौकरी नहीं ले सकता आशीष। वजह है, समझिएगा इसको, ये हमारे व्यूअर्स भी समझें, और जितने भी बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी मेरे साथी कोलीग हैं, वो इसे समझें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में जिसे बोलते हैं कृत्रिम बौद्धिकता, है ना, कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट जब बने तो क्या इंसान पैदा होने बंद हो गए? नहीं। जब रोबोट साइंटिस्ट बनने लगे तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम या फिर नासा या इसरो, यहाँ पर क्या रोबोट काम करने लगे? नहीं, यहाँ पर इंसान ही काम करते हैं। साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सी अच्छी बेहतर चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे, अगर आप एथिकल इस्तेमाल करेंगे, अगर आप प्रिंसिपली इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके काम की चीज़ है। मैंने क्यों कहा कि मेरी नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा दिमाग ले लेगा? नहीं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे रिफ्लेक्सेस ले लेगा? नहीं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस आ सकते हैं? नहीं। मैंने इमोशंस की बात क्यों की? जब भी आप जर्नलिज्म करेंगे, जनसंचार के किसी माध्यम में भावनाएं और इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पर इमोशंस नहीं है, वहाँ अगर किसी की मौत हो जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस पर एक न्यूज़ देनी है, वो क्या न्यूज़ देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो न्यूज़ देगा ना, यहाँ हादसा हो गया, 4 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, 6 लोग इंजर्ड हैं, 6 ऑफ देम आर इंजर्ड, दे हैव बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, इतना भरी देगा ना। लेकिन मैं इंसान की तरह अगर ये कवरेज दूंगा तो क्या दूंगा? ध्यान से सुनिएगा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा।
फ़र्ज़ करते हैं कि दिल्ली में किसी जगह हादसा हो गया और 3 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, मैं वहां की कवरेज कर रहा हूं। इन 4 परिवारों की आंख में आंसू हैं, आंखें पथरा गई हैं, चेहरे से एक शब्द नहीं निकल रहे। शायद शब्द निकलेंगे तो चीख निकलेगी, जब चीख निकलेगी तो आपका भी सीना फाड़ देगी। यहां गम है, शब्द नहीं है। अपनों को खोया है, खो करके बिलख रहे हैं, बिलख करके ये सोच रहे हैं कि पिछले साल जब भाई ने हाथ में राखी बांधी थी तब कैसे चेहरे पर मुस्कान थी। आज उसके कलाई सूनी है, सूनी कलाई के साथ ही इस दुनिया से जा रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकता है जो मैंने अभी स्क्रिप्टिंग की? कर सकता है, हाँ या ना? क्वांटिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन जहां पर आपको क्वालिटेटिव होना पड़ेगा वहां सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। आपको जवाब मिल गया होगा आई गेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर इसके बाद मैं आपसे एक आखिरी सवाल वहीं करने वाला था कि इतना सब जानने के बाद एक व्यक्ति फिर ये सोचता है कि अगर जनसंचार के माध्यम में जाना है तो कौन सा कॉलेज लिया जाए या कहाँ से डिग्री को परस्यू किया जाए। अब ऐसे में शारदा यूनिवर्सिटी आपको ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ तक आपने अभी तक महसूस किया, जितना आपने एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से शारदा यूनिवर्सिटी आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आपको डिग्री के लिए इस कॉलेज को परस्यू करना चाहिए? Look, Sharda University is one of the most credible private university with NAAC A+ accreditation. First of all, Sharda University used to give you hands-on experience, जैसा आप अभी देख रहे हैं। जब जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन की बात आती है ना, हम सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं कराते, हम वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। मैं इंडस्ट्री से हूँ, आप कैमरा के सामने देख रहे हैं, मेरे कई ऐसे कैमरा कोलीग हैं शारदा में जिन्होंने ये सारी फ्रेमिंग की है। जानते हैं आप, उन्होंने मेरे साथ में काम किया है, आप भी जानते हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री में काम किया है। इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल, वीडियो लैब, ऑडियो लैब, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोडक्शन, लाइव न्यूज़, और सबसे बड़ी बात, शारदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने बदलते वक्त को समझते हुए मीडिया, फिल्म, एंटरटेनमेंट और OTT प्रोडक्शन पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जब OTT प्रोडक्शन की बात आती है ना, आप कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखा करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि OTT में आने वाली जनरेशन को मौका कैसे मिले। उसके लिए भी हम इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो हमारी सोलो USP है, the things that used to be solo USP of Sharda University, that is our lab, our production houses, production equipment, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट सेटअप है, वहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने आ करके अपने प्रोडक्शंस किए हैं, फिल्में यहाँ पर बनी हैं। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि शारदा यूनिवर्सिटी में आपको क्या मिलने वाला है। आपको मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे कोलीग्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रांग होंगे, और सिर्फ डिग्री लेकर के मत जाइएगा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी आपके लिए एश्योर्ड है, गारंटीड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, जिज्ञासा ज्ञान की जननी है। जब तक जिज्ञासा मन में जागृत रहेगी तब तक सवालों का आना भी जाहिर है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये आपको समय के साथ और बुद्धिमत बनाता जाता है। ऐसे ही कुछ और सवालों के साथ उनके हलों को लेकर हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे इसी शो पर, जिसका नाम है इन कॉन्वो यानी वार्ता। तब तक के लिए बने रहिए शारदा टीवी के साथ। नमस्कार।